पार्टिसिपेंट 15 है। हाँ हाँ एक्चुअली सर बोला कई लोगों जाता है, अब लोग आ जाए तब। ये मोस्टली लोग सब यूपी से ही होंगे अभी। इसमें सर एक्चुअली पब्लिक है ना सर, तो कई जगह के हैं यहाँ पे। हाँ गुजरात के भी लोग दिख रहे हैं इसमें। अभी कोविड के चक्कर में तो काफी वो हो गया ना, सारी चीजें स्लो डाउन हो गई। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मान ले एक पे तो सीधे नंबर से ठीक है। अब तेने इधर से ना निकलने वाले तो एक जाना, अगर एक बार भी सेम नंबर आएगा तो निकल जा समय नहीं, 3 बार राहुल अरविंद भाई राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे म्यूट कर दो आज अदर लोगों को, जिनको बोलना उन्हीं को रखो। ठीक ठीक। और कैसे हो? बस अच्छे हैं। बढ़िया है यार। बाराबंकी के 10-12 किसानों को हमने भेजा था, मैं एक बार फोन कर देता हूँ, क्यों आए नहीं अभी। हाँ बुला ठीक है, लीजिए बुला लीजिए, फिर मैं आज तुरंत शुरू करते हैं फिर हम लोग। ठीक ठीक। हाँ और सब बढ़िया? जी जी जी। ठीक। कैसा है राहुल? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है सर आपका। आप का हम लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ और सबको आवाज आ रही है? आ रही सबको आवाज आ रही है? ओके 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 ठीक है। ये नंबर है ना? हाँ ये नंबर है ये लाएगा मतलब रिचार्ज लाएगा तब बोलाएगा पोर्ट गोड़ा ऊपर ला दिया। राहुल मेरी आवाज हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। इसमें तो शुरू किया जाए सर अब? हाँ कर लो। केतन सर आवाज आ रही है आपको सर? शुरू कर दो। शुरू करते हैं। राहुल शुरू करो चलो। हाँ शुरू। सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत ग्रो फार्म में। और मेरा नाम राहुल वर्मा है, बाराबंकी से हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। ग्रो फार्म नाम से एक प्रोड्यूसर कंपनी चलाते हैं
जिसमें हम किसानों को ए टू जेड सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, चाहे बीज का हो या कंसल्टेंसी हो। और कई क्रॉप हैं, वेजिटेबल भी हैं, फ्रूट्स हैं, और जैसे टोमेटो, पोटैटो, केला, और सब्जियां कई सारी हैं, तरबूज, खरबूजा। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसानों को सुविधा मिलती रहे और किसान जो हैं वो नया नया करते रहें, जो पहले से कर रहे हैं उससे अच्छा क्या हो सकता है, अगर कोई समाधान होता है तो प्रोवाइड करवाते हैं। राहुल और जी, जी राहुल सर। जी, please you try to speak loudly. Your voice is coming very slow. ओके 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 सर। अब आ रही है सर आवाज? Yes, yes. हाँ, तो सर हम लोग का कोशिश रहती है कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो तो बताते ही हैं। हमारे साथ में बहुत सारे साथी किसान हैं, जैसे केतन पटेल जी को हम सभी लोग सुनेंगे, काफ़ी सक्सेसफुल किसान हैं। तो ऐसे लोग, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग को जोड़ के भी हम दूसरों तक अपना जो जानकारी होती है पहुंचाते हैं, कि उनकी जानकारी को कैसे दूसरे किसान लाभ ले सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने वेबिनार शुरू किया है, क्योंकि मीटिंग तो मुश्किल हो पाती है, तो इसलिए हमने वेबिनार शुरू किया है। और इसमें आज हमने जो स्पीकर बुलाया है वो केतन पटेल जी हैं। बोरिया ग्राम पड़ता है गुजरात, आनंद जिला में। तो वो हमारे साथ में लाइव हैं। वो केला, आलू और भी बहुत सारी चीज़ों की खेती करते हैं। उनके पास कई सारी गाय हैं, जिसमें डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, और डेयरी का जो वेस्ट होता है, चाहे गोबर हो, गौमूत्र हो, उसका यूज़ करके वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और कम से कम 150 बीघे में केला लगाते हैं और 100 बीघे में आलू लगाते हैं। और उन्होंने अपने खेत पे एक फार्म बना रखा है, जिसमें अपने किसानों को सलाह देते हैं। और केले का तो इनका हमने खुद देखा हुआ है, केला इनका इतना अच्छा होता है कि हमने यूपी में कहीं नहीं देखा है। इनका पिछले 8 सालों से इनके पास सबसे ज़्यादा उत्पादन का रिकॉर्ड है। 84 किलो का घर पैदा करने का इनका भी रिकॉर्ड इनके पास में है। और ये पूरा ऑर्गेनिक करते हैं। और इनकी जो हमने फसल देखी, उस तरह प्लांट हम लोग के यहाँ नहीं देखने मिलते हैं, इतना हेल्दी पौधा रहता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, 8 बार इनको सम्मानित कर चुके हैं। और ये भी एक मतलब ये हम लोग के लिए प्रेरणादायक हैं, क्योंकि जो एक किसान माना जाता है कि किसान की इनकम कम होती है या फिर वो अच्छी लाइफ नहीं जी सकता है, तो ये सामने उदाहरण है कि ऐसा नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, और ये भी फॉरेन घूमते हैं। इनके पास भी आईफोन जैसा या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो ये हम लोग के लिए एक प्रेरणादायक हैं। और खेती करके मतलब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे हम लोग को सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनको इनवाइट किया। और सर ग्रो फार्म के एडवाइज़र भी हैं, तो समय समय पर हम सलाह लेते रहते हैं और तुरंत समय देके हम लोग को सलाह देते रहते हैं। तो हम लोग के बहुत अच्छा मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जानकारी हम लोग को मिले। और केतन पटेल जी साथ में हैं। सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो केतन जी, हेलो केतन सर। हेलो मुझे आ रही है हाँ हाँ सर, आ रही है बात सर? आवाज आ रही है। सर स्वागत है आपका, सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं सर। और जैसा कि आज का ये टॉपिक सर रखा गया है कि कोरोना में कितने जो खेती का काम है कितना प्रभावित हुआ है, और जो प्रभाव हुआ है उसको कैसे बचा जा सकता है या उसका समाधान क्या है, तो इसके बारे में सर बताएं। और थोड़ा सर आप अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हमें जितना पता था वो मैंने बताया। थोड़ा अपनी तरफ से बता दीजिए अपने बारे में सर, क्या करते हैं, कैसे करते हैं सर, तभी। आ रही नमस्कार,
यहाँ जो पहले तो अपनी जमीन मिट्टी की जांच करनी चाहिए। जो जमीन की मिट्टी की जांच करेगा उसमें मालूम पड़ेगा कि उसमें कितने तक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रोन प्लस सूक्ष्म तत्व ये कितने प्रमाण में है, तो इसी तरह से खेत में खाद यूज कर पाए। लोग किसान ज्यादातर क्या करते हैं कि जो केमिकल खाद ऐसे लेते रहते हैं कि कुछ देखते भी नहीं है कि क्या डालना है पौधे को, क्या चाहिए क्या नहीं, तो ऐसी तरह से बेफाम खाद यूज कर रहे हैं लोग। तो हम क्या करना है, सॉइल टेस्टिंग करवाना है। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उसके अंदर कंपोस्ट किया हुआ खाद डालना है, गोबर खाद, मुर्गी खाद, फ्रेश और जो सर आपकी आवाज सर कट रही है सर, पूरी बात नहीं समझ पा रहे हम लोग। वो सर सब मिक्सर करके मिले तो संहन करना है। सर आपकी हाँ सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो पूरी बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? एक मिनट जी जी बिल्कुल सर। हेलो, हाँ अब आ रही सर आवाज आपकी सही बिल्कुल। अब आ रही है ना? हाँ हाँ दोबारा सर बताया जाए सर पूरा। हाँ, तो जमीन की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। किसान क्या करता है जी जी कि जो मिट्टी है मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। जी जी मिट्टी की अच्छी तरह से जांच करवा के उसका सॉइल टेस्टिंग करवा के इस मिट्टी में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या प्रमाण उसमें है वो देखना चाहिए। क्योंकि किसान को समझो कि सब्जी लगानी है, केला लगाना है, आलू लगाना है, क्या चीज जो भी लगाना है, तो वो उसका जो सॉइल टेस्टिंग करके वो खाद का मैनेज करे तो उसका खाद का खर्च बचेगा और उत्पादन बढ़ेगा। जी जी और जमीन के अंदर जो टाइम है तो कंपोस्ट किया हुआ खाद, आज समझो कि गोबर खाद है, मुर्गी खाद है, गन्ने का खाद है, वो सब मिला के मिक्सर करके उसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का बैक्टीरिया यूज करके एलबिस करके खेतों में डाला जाए तो बहुत बढ़िया है। और मिट्टी जो अपने पास टाइम है तो ग्रीन मैन्योर, सनेम है, ढांचा है, कोई भी लगाओ, तो उससे क्या होता है कि कम खर्च में अपने को अच्छे से अच्छा सेंद्रीय तत्व जो उत्पन्न होता है तो ढांचे में होता है, ढांचा है, सनेम है, तो जमीन अपनी सॉफ्ट बनती है। और जमीन सॉफ्ट और भेज वाली संग्रह शक्ति अपनी बढ़ती है मिट्टी में। तो जमीन जितनी अपनी ताकतवर बन जाएगी तो अपनी कोई भी फसल हम लगाएंगे तो वो पैदावार अच्छी निकलेगी। वो हम ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं। दूसरा यहाँ क्या है कि जो जैसे हम जमीन की तैयारी करते हैं तो मैं तो यहाँ प्लांटेशन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ में प्लांटेशन करता हूँ। तो जून में प्लांटेशन करते हैं, उसकी आज की तारीख में जो गाढ़ निकलती है वो 35 किलो की जनरल एवरेज निकलती है। जुलाई में प्लांटेशन करते हैं 40 किलो की गाढ़ निकलती है, एवरेज बोल रहा हूँ मैं आपको। और अगस्त में जो प्लांटेशन करते हैं 45 से 50 केजी की एवरेज हम निकाल रहे हैं। और एक बात बताओ कि ये जो एवरेज में आपको बोल रहा हूँ वो वेदर के हिसाब से जैसे फ्लावरिंग आता है उसी तरह से वो घर का वेट बनता है, केले की लंबाई। और केले में कैसा है कि आप समझो कि 15-15, 20-20 फन्नी जो आती है तो उसको आप नीचे से 5-6 फन्नी काट लो और ज्यादा से ज्यादा 11 फन्नी रखो, तो नीचे से ऊपर तक की केले की लंबाई बढ़ेगी और जितनी क्वालिटी बढ़िया बनेगी इतना रेट अपने को सही मिलेगा। तो केले में प्लांटेशन जो हम करते हैं तो लोग 5x5 की दूरी पर लगाते हैं, 6x6 की दूरी पर लगाते हैं, कोई अलग अलग तरीके से लोग लगा रहे हैं, लेकिन हम प्लांटेशन 6x6 की दूरी पे करते हैं। 6x6 की दूरी पे करने के बाद उसके अंदर आज समझो कि 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद जो खाद का ट्रीटमेंट करना है वो हम कंपोस्ट किया हुआ खाद, हम यहाँ 12 काव रखी हुई है। हम ऑर्गेनिक पे जाने के लिए हमने काव खरीदी, तो काव हाउस बनाया, तो उसके अंदर से गाय का गोबर, गौमूत्र, बटर मिल्क और साटा, जजरी सब मिला के फर्मेंटेशन करके हम खेतों में देते हैं। और उसी में से भी फ्लड इरिगेशन, कि फ्लड इरिगेशन मतलब कि उसमें समझो कि अपने काव हाउस बनाया हुआ है उसके पास में हमने गोबर गैस बना दिया है, तो जो जितना गोबर आता है गोबर गैस में जाएगा, उसकी स्लरी गोबर गैस होके एक 25,000 लीटर की टैंक में अंडरग्राउंड में चली जाएगी।
और जितनी वॉशिंग करते हैं गाय को और गौमूत्र है वो सब उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जी सर। उसके अंदर पलसाटा है, जजरी है, बटर मिल्क है, वो सब अंदर डाल देते हैं। के बाद समझो कि जीवामृत 6 से 7 दिन का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद उसके ऊपर एक स्टॉलर लगाया हुआ है, वो मिक्सर, तो ऊपर पूरा उसको वो पूरे 25,000 लीटर द्रावण को पूरा मिक्स कर देता है। तो दिन में 1 या 2 बार उसको हिला के मिक्सर कर देते हैं। और उसके पास में हमने एक मड पंप डाला हुआ है, तो मड पंप थ्रू अंडरग्राउंड लाइन दी हुई है, जो बोरवेल से पानी निकलता है उसके साथ में कंटिन्यू पूरे खेतों में वो चला जाता है। मतलब केले का प्लांट हो, आलू का प्लांट हो या सब्जी हो, तो उसको पोषण चाहिए, तो कंटिन्यू उसको पोषण मिलता रहेगा, तो उसका पौधा जो है वो जो पौधा अच्छी तरह से वो फलेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे वो जीवामृत देंगे, फिर हम नीम के केस्टर के ऐसा उपयोग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग हम करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पौधे की ताकत बढ़ेगी और फ्लावरिंग अपना सही रहेगा, अच्छा आएगा। और जैसे भी समझो कि धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद नीचे वाली पत्ती सूखी सर आपकी आवाज कट गई सर। हाँ केतन सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। हाँ सर, कट गई थी आवाज सर। हाँ। जी जी बोले सर। हाँ, तो ये जो गाय का गोबर और गौमूत्र वाला है वो बहुत बढ़िया है। और केले की फसल हो, आलू की फसल हो, कोई भी फसल में हम वो उपयोग करेंगे तो अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो हम ऊपर से केले की जो बात कर रहा हूँ, तो केले को जो समर में धूप ज्यादा पड़ती है, तो नीचे से सूखी पत्ती काट के ऊपर ढांकने से वो जलती नहीं है और गिरती भी नहीं है। सीधा जो स्टैम्प है वो स्टैम्प सीधा लगाना चाहिए। सपोर्ट, तो सपोर्ट उसको सीधा लगाएंगे तो वेट हमें बनता रहेगा। समझो कि कच्ची लुंगर हमें काटनी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से केले में अच्छी तरह से जो मैनेज करेंगे तो उत्पादन जितना हम बढ़ाएंगे, इतना उत्पादन और क्वालिटी अपने हाथ में है और रेट अपने हाथ में, किसान के हाथ में रेट नहीं है। तो हम जितना उत्पादन और क्वालिटी अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को मुनाफा ज्यादा होगा। आज की तारीख में केले का रेट यहाँ पूरे गुजरात में देखो तो 5 रुपए किलो रेट है। अपना केला 7.5 से 8 रुपए किलो केला जा रहा है। उसका कारण एक ही है कि क्वालिटी और अपने का वेट मिलता है। तो 7.5 रुपए किलो जो केला जा रहा है, तो समझो कि 40 से 42 किलो की जो घर निकल रही है, तो अपना डबल हो गया। मतलब आज की तारीख में जो लोगों किसानों का, दूसरे किसानों का जो केला कट रहा है, उसी का केला जो 25 किलो 28 किलो की एवरेज का निकल रहा है और समझो कि 5 रुपए किलो बिकता है, तो उसको कुछ फायदा होगा भी नहीं। तो किसान के हाथ में क्या है? किसान के हाथ में जो खुद जो खेती करता है, तो खुद वो खाद बना के खेतों में डालेगा तो खर्च बचाएगा, और खर्च बचाने के बाद जो अच्छी फसल वो उत्पादन और क्वालिटी जो बनाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली मुनाफा ज्यादा होगा। तो अपने खुद घर पे ही गाय का गोबर, गौमूत्र, बटर मिल्क, पलसाटा, जगरी सब मिला के फर्मेंटेशन करके जो खेतों में देने की जो प्लानिंग करे, तो उससे बेहतर कोई खाद है नहीं। दूसरा के वर्मी कंपोस्ट खाद का हम यूज करें, तो वर्मी कंपोस्ट खाद में भी हम एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट कल्चर, पोटास कल्चर, ट्राइकोडर्मा, पेस्टिसाइड उसका यूज करें, तो भी अपनी खाद की क्वालिटी, ताकत इतनी बढ़ जाती है कि जमीन में पौधे अपने को देखेंगे पौधा, तो अपने को दिखाई देगा कि ये पौधा कितना चमकदार है, कितनी तंदुरुस्त और क्वालिटी वाला पौधा निकल रहा है। तो खाद का ऐसे मैनेज करें, कम खर्च में हम अच्छा कैसे उत्पादन निकाले, वो किसानों को ही खुद करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से जो खाद हम लेके आते हैं और खेतों में डालते हैं, उसमें कौन सा क्या उन्होंने डाला है कि क्या नहीं डाला है, क्या रिजल्ट मिलेगा, वो अपने को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन खुद हम बनाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने ये चीज उसमें डाली हुई है, तो उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। अब तो गवर्नमेंट थ्रू भी इतनी फैसिलिटी है कि जो खाद आप बाहर से लाओ या आप खुद बनाओ, उसका टेस्टिंग भी करवा लो। जो उसका टेस्टिंग करवाओगे तो उस खाद में भी कितना टका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें, वो भी यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो उसको भी करवा के हम खेतों में डालें, तो उसकी तरह से हम मैनेज करें तो
अच्छी फसल हम पका सकते हैं। और राहुल जी बताइए। बहुत अच्छा सर बताया आपने, और आपने तो सारे क्वेश्चन का सारे आंसर एक ही में दे दिया। तो एक सर हम लोग की बड़ी समस्या होती है कि हम लोग के यहाँ यूपी में खासकर किसानों के पास जमीन सर बहुत कम होती है, मतलब जो जो आकार होता है बहुत कम होता है। तो जो छोटी जोत के सर किसान होते हैं तो उनको सर किस तरह की खेती करनी चाहिए, या उनका समाधान क्या है कि थोड़ा जो जिनका जमीन कम है वो भी थोड़ा अच्छा खेती कर सकें या कोई लाभदायक खेती कर सकें, कौन सी खेती करें या कैसे करें, उसका सर कोई थोड़ा समाधान बताएं सर। छोटे छोटे बहुत ही अच्छा किसान को सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल राहुल जी की तरफ से। छोटे छोटे किसान को जो बड़े स्केल पे या केला है एक क्रॉप में नहीं जाना चाहिए। केले का क्रॉप है 12 महीने का क्रॉप है। वो समझो कि आज हम फसल जून में प्लांटेशन करते हैं तो अगले जून जुलाई अगस्त में देखना है, सितंबर में केले का क्रॉप का पैसा देखना है। और उसमें उसमें बीच में समझो कि इधर उधर भी हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ी केला फेल हो गया, धूप ज्यादा पड़ी या बारिश अच्छी आई हवा ज्यादा आई तो केला गिर गया, तो किसान बिल्कुल बेहाल हो जाएगा। तो उसको समझो कि हमें आज ऐसे क्रॉप करने चाहिए, सब्जी वाले क्रॉप अलग अलग स्पॉट्स में हम करके उसको खुद बेच। जो छोटी जमीन वाला है उसके पास टाइम तो ज्यादा है, उसके पास ऐसा ऐसा तो है नहीं कि दूसरा उसको कहीं भी आगे आगे पीछे जमीन की दूसरी फसल पकानी है। समझो कि उसके पास 1 एकड़ जमीन, तो 1 एकड़ में वो 3 से 4 फसल पका सकता है। तो 3 से 4 या 5 फसल एक ही एकड़ में पका के वो पूरी तरह से वो खुद मार्केटिंग कर पाता है। तो वो समझो कि उसके पास जितना तैयार हुआ है वो माल खुद वो बेच सकता है और ये बेच के पैसा कमा सकता है। और ये अनुभव मेरे को कैसे है कि हमारे पास में ही यहाँ है एक आदमी, उसके पास आधा बीघा जमीन है। समझो कि 12 गुंठा जमीन है। 12 गुंठा जमीन में पूरी साल वो कंटिन्यू पालक की भाजी है, धनिया है, कुछ ना कुछ नया नया इतनी सब्जी कर रहा है और खुद बेच रहा है, तो समझो कि उसकी घर की पूरी परवरिश इस आधी जमीन में हो पाती है। ये तो एक खुद जो समझो कि फसल उन्होंने पकाई है, लेकिन वो मार्केट में या कोई मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो उसको कुछ मुनाफा नहीं होगा। लेकिन आज समझो कि ये खुद बेचने के लिए जाएंगे। आज तो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि खुद कहीं भी आप पूरी अपनी सब्जी कहीं भी बेच सकते हो। तो आप समझो कि खुद वो किसान यहाँ जाके वो बेचेगा और उसकी इतनी प्रैक्टिस अपने ग्रो फार्म के माध्यम से या कहीं से भी उसको ये देनी है कि आप और ज्यादा से ज्यादा केमिकल खाद का कम उपयोग करके अच्छी तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार करके खेतों में तैयार करके जो फसल पकाओगे तो उसका दाम भी अच्छा उसको मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। और बताइए। बस सर, आपने इतना लंबे से खेती कर रहे हैं सर, हम लोग प्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। एक सर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग प्रोडक्शन मेहनत से कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग में सब बड़ी समस्या आती है। हाँ, क्योंकि चाहे हम सब्जी हो, कोई बड़ी क्रॉप हो, छोटी क्रॉप हो, तो आपका 21 साल का अनुभव है, तो हमें जाएंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि और मार्केटिंग में, क्योंकि बहुत लोग होता है, मान लीजिए कोई क्रॉप कटती है तो तुरंत बेच देते हैं, बहुत लोग स्टोर करके बेचते हैं, या फिर कुछ लोग बिचौलिए बेच देते हैं, कुछ लोग सीधे बेचते हैं, कुछ लोग मंडी बेचते हैं। तो मार्केटिंग में क्या आपके सुझाव हैं जो कोई भी फसल बेचने के समय ध्यान रखना चाहिए या कैसे मार्केटिंग करना चाहिए ताकि हम समझदारी से उसका लाभ ले सकें सर? मार्केटिंग में ऐसा है कि आज समझो कि एक मैं केले की बात करूं तो केला आज आंध्र में से शुरू होता है। आंध्र है, बेंगलोर है, यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात है और फिर यूपी आता है। घूमते घूमते केला उसके सीजन के फरवरी से लेके स्टार्ट होके महाराष्ट्र में भी पूरे साल मिलता है। तो ये घूमते घूमते सितंबर तक आपके वहां पहुंचता है। गुजरात जैसे खत्म होता है फिर सितंबर में आपके यूपी में शुरू होता है। और यूपी में समझो कि आज जून या जुलाई में जो प्लांटेशन करते हैं वो 13 से 14 महीना पौधा लेता है, तब उसका कटिंग होता है। क्योंकि बीच में आपको ठंड ज्यादा गिरती है तो ठंड की वजह से केल पौधा 2 से 2 महीना तो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर उसको फरवरी मार्च में वो पौधा निकल आता है। जैसे गर्मी पड़ती है ऐसे पौधा फूलता है। तो ये 2 महीना प्लस है आपके वहाँ आगे जाता है। यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि जैसे अगस्त जून में हम प्लांटेशन करते हैं तो 11वें महीने में हम कटिंग शुरू कर देते हैं। जर आपको 2 महीना वहाँ ज्यादा लेता है। बिल्कुल। एक साथ में समझो कि आपकी फसल जो पकती है वो एक साथ में पकती है।
सितंबर 1 अगस्त 20 तारीख से आपके वहाँ छोटे छोटे केले शुरू हो जाते हैं, तो सितंबर एंड तक आपका केला खत्म हो जाता है। महीना 1 महीना 1.5 महीने की सीजन आपकी क्वालिटी वाली निकलती है, वही सीजन है। तो उसी टाइम पे समझो कि एक साथ में सब किसान का केला शुरू होता है और उसी टाइम पे एक साथ में हमें केला बेचना है। तो मार्केट में ज्यादा केला निकल आया तो अपने को रेट नहीं मिलता है, और कम केला है तो अपने को रेट भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भी एक सोचना है कि हम केले में वैल्यू एडिशन कैसे करें। वैल्यू मतलब हम केले में वेफर का उपयोग करें, वेफर कटिंग करके उसको मार्केट में लेके आए अपने नाम से। और कुछ दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है कि उसको हम राइपनिंग करके केला मार्केट में कैसे होम टू होम डिलीवरी भी कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अभी लॉकडाउन के टाइम में ये सही जरूरी बन गया है कि ग्राहक को, लेने वाले को खाना अच्छा चाहिए, लेकिन पहुंचाने वाला क्या मिलता है क्या नहीं, लोग डर रहे कि हम क्या खाएं। आज समझो कि कुछ भी आप मार्केट से खरीदने के लिए जाओगे तो एक बार तो आप अटक जाओगे कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो आज समझो कि मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है कि आज समझो कि हम यहाँ से केला हमने राइपनिंग किया है, तो ऑनलाइन टू हम जोमेटो से कुछ भी मंगवाते हैं, एरिजोन से कुछ भी मंगवाते हैं, तो आज समझो कि हम फोन करते हैं तुरंत अपने घर 15-20 मिनट के टाइम में अपने घर पे बहुत चीज पहुंच जाती है। तो उसी तरह से हम जो प्लानिंग ऐसा करें कि हमारा प्री कूलिंग किया, राइपनिंग किया हुआ तैयार केला और भी केमिकल के बिना इथिलीन गैस से, तो वो केला पका हुआ हम डायरेक्ट होम टू होम डिलीवरी करके जो ग्राहक को वो पहुंचा सके। तो ग्राहक को तो समझो कि आज माल का रेट जो हम बाजार से केला लेते हैं तो आज भी 30 रुपए 35 रुपए किलो हमारे आनंद में भी चल रहा है। तो और केले की खरीदी में है 5 रुपया, 5 रुपये किलो किसान के पास से माल जा रहा है, हम पका केला खरीदने के लिए ग्राहक जाएगा 30 रुपए 35 रुपए किलो या 25 रुपए किलो। तो आज 20 रुपया 25 रुपया का बीच का मार्जिन है, तो इतना तो खर्च आता नहीं है, लेकिन बीच वाले लोग इतना पैसा खा रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों ना प्लानिंग बनाए कि हम अपना खुद का माल पका के होम डिलीवर मार्केटिंग करें, या दूसरी ये भी हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट का सोचे कि कभी भी समझो कि हमारा माल तैयार होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो एक्सपोर्ट का भी हम ध्यान रख के जो एक्सपोर्ट करना चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, तो उसमें भी हमें 2 पैसा ज्यादा मिल पाता है। लेकिन ये चीज अच्छी है कि हम जो यहाँ माल तैयार करके यहाँ से पका हुआ केला जो है तैयार मार्केटिंग करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। और बताइए। और सर बहुत अच्छा समाधान बताया आपने। और सर एक्चुअली सर ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादातर हमने देख रहे हैं यहाँ पे किसान यूपी के जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सर आप जानते ही, आप यूपी आ भी चुके हैं, तो यहाँ पे केला, टमाटर, आलू, धान, गेहूँ, यही सब खेतियाँ होती हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कौन सी खेती गुजरात में होती है जो यूपी में हो सकती है, या गुजरात में ऐसा कोई काम या मॉडल या कोई सक्सेस स्टोरी हो जो यहाँ यूपी में किया जाता है, यूपी के लोग कर सकते हैं, तो जो हमारे लाभदायक हो सकता है वो बताइए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूपी में? आज की तारीख में ज्यादा जिसके पास जो जमीन सही है, पानी सही है, तो केले का क्रॉप बेटर है। केले में समझो कि केले का क्रॉप लगाने से एक किसान को फायदा 100% हो पाता है, क्योंकि दूसरे क्रॉप ऐसे है कि कोई इतना जल्दी इतना पैसा मिल नहीं पाता है। लेकिन केले के क्रॉप का मेरा अनुभव ऐसा है कि केले के क्रॉप में पैसा सही किसान को मिल पाता है। तो किसान को अच्छी तरह से जमीन तैयार करवा के अच्छे टिश्यू कल्चर पौधे किसान को देके उसकी फसल में पूरा मैनेज करके कि क्या क्या को खाद डालना है, करना है, इस तरह से अपने आइडिया से जो प्लानिंग से वो किसान केले की फसल पकाएगा तो उसको 100% फायदा होगा। दूसरा कि उसको जो जितने भी किसान है, फसल यहाँ गुजरात में अच्छी होती है, सब फसल यहाँ जितनी होती है वहाँ यूपी में भी होती है, लेकिन कहाँ किसकी जमीन है, कैसा वेदर है, उसी हिसाब से वो प्लांटेशन कर पाता है। क्योंकि यहाँ केले के नहीं है, यहाँ के आज हम जून में प्लांटेशन करते हैं और जून में आप भी प्लांटेशन करोगे तो आपका सितंबर में केला निकलेगा, हमारा जून में प्लांटेशन करेंगे तो 5वें महीने में मई में निकलेगा। मतलब वेदर के हिसाब से उसको क्या क्रॉप लगाना है वो काम उसको वहां करना है। और कोई भी चीज हम लगाएंगे तो अब किसान को अब वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो किसान माल पकाता है
उसकी क्वालिटी और उसका जो केला हो या बाल हो, कोई भी है, कोई भी चीज है, उसका वो वैल्यूएशन करने के बाद ही वो पैसा कमा पाएगा, वरना किसान नहीं कमा पाएगा। सर ग्रो फार्म सर डेयरी को भी प्रमोट करता है। हम चाहते हैं कि लोग पास पशु हों ताकि उससे लोग अपना जो वेस्ट निकलता है उसका भी खेतों में यूज़ कर सकें, लेकिन यहाँ पे देखने को ये बहुत कम मिलता है। शायद उनको उसका बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास डेयरी है और गुजरात में ज़्यादातर लोगों के पास डेयरी है, पशुपालन हो रहा है, तो सर आप थोड़ा बता दीजिए कि क्या उसका पशुपालन से क्या फायदे हैं और उससे खेत में कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा वो सहायक होता है। पशुपालन में ये चीज आपने जो बताई, वो पशुपालन में ऐसा है कि पशुपालन जो किसान करेगा तो वो जो किसान पशुपालन करता है, एक तो उसका स्वच्छ दूध उसके घर में खाने को मिलेगा। दूसरी बात है, जो ये पशु का दूध जो वो बेचेगा तो उसको उसका भी फायदा रहेगा। कि आज समझो कि हमने यहाँ 10 से 12 गाय रखते हैं, तो 12 गाय में से हम इतनी फसल जो इतना केला और आलू जो हम कर रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली खेतों में खाद पहुंच के वो खेतों में सप्लाई हो रहा है। तो आज हमारा खर्च कितना बचता है। आज समझो कि कोई भी किसान है तो कुछ गोबर खाद लेने के लिए जाएगा, गौमूत्र लेने के लिए जाएगा, तो बाहर से लेके आएगा और अपने वहां लाएगा, वो कितनी मेहनत करेगा आप सोचो। आज समझो कि इतने ज्यादा एकड़ में जो लगाना है, तो आज कितने कितने ड्रम, कितने पीप चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है। तो उसमें किसान का मोरल ऐसे भी टूट जाता है। तो खुद जो समझो कि एक गाय भी रखी है, तो एक गाय का गोबर और गौमूत्र उसका उपयोग वो करेगा, तो वो छोटे छोटे जो किसान है वो एक ही गाय में उसकी फसल पका पाएगा। और गाय रखने से क्या होगा, तो उसके जो खेतों में वो जो खाद देता है, वो खाद इतनी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उसको कंटिन्यू फर्मेंटेशन करके खेतों में देना पड़ेगा, नया बाहर से कुछ लाना नहीं है। गाय का गोबर का एक एग्जांपल दूं कि 200 लीटर के पानी के पीप में 200 लीटर के पानी के पीप में 60 किलो गोबर डालना है। 60 किलो गोबर डालने के बाद उसके अंदर केमिकल खाद 7 किलो डालना है। 3 किलो यूरिया, 3 किलो SSP और 1 किलो पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। वो 7 kg खाद 200 लीटर के पीप में डालना है। 60 किलो गोबर आया, उसको दिन में 2 बार हिला लेना है, और 48 घंटे के बाद वो जो मिक्सर हुआ द्रावण है, वो आप कोई भी फसल में जाएगा, तो जो फसल में आप नाइट्रोजन की बोरी आप 50 किलो की यूरिया की देते हो, डाई की देते हो, पोटास की देते हो, इतना रिजल्ट उसी 200 लीटर के पानी के पीप में से वो आपको मिलेगा। और जो हमने केमिकल खाद 7 किलो जो डाला हुआ है 60 किलो गोबर में और पानी भर दिया है, तो वो समझो कि वो जो द्रावण है वो पूरा 48 घंटे के बाद ऑर्गेनिक फॉर्म हो जाएगा और आपकी खेतों में जाएगा। कोई भी सब्जी हो, आलू हो, केला, कोई भी में डालो आप, इतना बढ़िया रिजल्ट। ये सबको, जितने भी किसान सुन रहे हैं, कोई भी है, एक अखतरा कर लेना, एक ट्रायल कर लेना कि ये समझो कि कोई भी सब्जी में 3 से 4 बार जाने दो, कुछ खाद मत दो, आपको ऑटोमेटिकली दिन में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में तुरंत आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि मुझे बाहर से कोई यूरिया खरीदना नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी खाद खरीदना नहीं है। एक प्रैक्टिस करते रहो, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो खुद मैंने वो अनुभव सालों से किया है। मैं आलू में कभी खाद देने के लिए जाता ही नहीं हूँ, सब यहाँ ऐसे ही फर्मेंटेशन होके ही खेतों में पहुंचता है। तो इसी तरह से जो कम खर्च अपना कम हो जाएगा, केमिकल के बिना जो सब्जी बनेगी वो अच्छी तरह से, और जितना हम ऑर्गेनिक तरह से जो फसल पकाएंगे तो कोई भी समझो कि खाएगा तो मानव स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और जो केमिकल खाद यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतना यूज हो रहा है कि समझो कि ये जो पैसा ज्यादा से ज्यादा तो अपनी जमीन तो बिगड़ रही है, धरती माँ अपनी माँ है, और वो जो मिट्टी को हम खराब कर रहे हैं, और खराब होने के बाद जो समझो कि अपना जो पैसा है वो बाहर, हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है। केमिकल खाद ज्यादा से ज्यादा आता है बाहर से, तो इंपोर्ट होता है, तो वो पैसा हमारा जा रहा है बाहर से। तो वो हम समझो कि ऑर्गेनिक तरफ से आगे बढ़ के हम अपना देश का पैसा भी बचाएंगे, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य भी बचाएंगे। तो इसी तरह से जो हम फसल पकाएंगे
तो 100% 2022 में जो मोदी साहब ने बोला है ना, 2022 में आवक बमनी होगी, तो 100% हो सकता है। जैसा सर आप और बताएं, वैसा बताएं वो हम अनुभव कर रहे हैं। एक्चुअली हमने, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हम ऑर्गेनिक सब्जी का पहली बार लगाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक सब हर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमें उसके लिए गौमूत्र और गोबर चाहिए होता था। गोबर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन गौमूत्र मिलने में बहुत दिक्कत होती है, और इतनी दिक्कत होती है कि ये समझ लीजिए कि उसको हम अभी 5 रुपये लीटर खरीदने तैयार हैं, लेकिन तब भी लोग देने तैयार नहीं हैं। नहीं, सही बात है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाय रख के, गाय के नीचे आप प्लास्टर वाला कर लो, और एक कुंडी रखनी है, तो वो कुंडी में जितना भी उसका गौमूत्र है वो एक कुंडी में आ जाएगा, उसको हम भर के, बाल्टी भर के यूज कर पाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल और छोटी गाय बांधने के तो वो अपने हाथ में आएगा भी नहीं। नहीं, हाँ, तो हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि हम लोग की हर चीज़ें मिल पा रही हैं, लेकिन जैसे ये जीवामृत बनाते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जो वेस्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो है आपने बताया कि अगर आप खुद के पास होगा तो हमको खरीदना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास खुद हो भी जाएगा। तो ये आप जो आपने समस्या बताई उसको हम महसूस भी कर रहे हैं। और सब मेरी तरफ से जो हम आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी हम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप भी जीरो से काम शुरू किए हैं और आज सफल किसान हैं, और आप का सभी लोग जानते हैं, और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, सभी सम्मान मिल चुके हैं, और एक अच्छा एक जीवन जी रहे हैं जो किसान, बहुत कम किसान जी पाते हैं। तो हम सर ये जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल, एक आपने जब शुरू किया था उसमें इसमें आपने कौन कौन से बदलाव किए हैं, या फिर एक सफल और असफल किसान में क्या अंतर होता है, या जो असफल किसान क्या उसको काम करना चाहिए, या क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि वो सफल हो सके? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, मैं दोबारा रिपीट कर क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मैं समझ गया। जी बताएं सर। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम कोई भी टॉपिक में, आज मैं किसान हूँ, पहले 10-20 साल से मैं किसान हूँ, उसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूँगा। तो आज समझो कि हमें कोई भी टॉपिक है, कुछ भी करना हम चाहते हैं, तो उसमें इस कोई भी आदमी को उसमें रस होना चाहिए कि मुझे वो काम करना है। समझो कि मैं किसानी बाड़ी करने वाला हूँ, खेती बाड़ी करने वाला हूँ, मुझे कुछ आगे करना है, तो मुझे उसमें एक देखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे वही काम करना है, उसमें मुझे लग जाना है। किसान ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव में भी ऐसे हुए हैं, वो भी समझो कि खेतों में जाते हैं तो क्या खेते में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पौधा क्या बोल रहा है, क्या नहीं। लेकिन आप कुछ भी फसल पकाओ तो मैंने पहले आपको बताया, जमीन की तंदुरुस्ती आपके हाथ में है, जमीन की देखभाल करनी आपके हाथ में है, वो आप तैयार करो। हमारे पास पहले, आज मैं 20 साल से जो इस खेती में जुड़ा हुआ हूँ, पहले हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन थी। 1 हेक्टेयर जमीन में से आज इतनी जमीन में फसल पका रहा हूँ। तो आज समझो कि हमने पहले जो काम करते थे, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो पैसा भी समझो किसी सगे वाले से लाके, बोरी खाद लाके खेतों में डालते थे, ये पोजीशन थी। लेकिन धीरे धीरे हमने केला और आलू, पहले तंबाकू ज्यादा करते थे, तो वो धीरे धीरे तंबाकू वाला बंद करके केले में आए। केले में पहले गांठ का प्लांटेशन करते थे, तो उसमें से हमको ठीक लगा। फिर हम टिश्यू कल्चर पौधा जैसे आया, तो तब टिश्यू कल्चर अपनाना शुरू किया। और आप, हमारे लिए खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और केवी के है, सब यूनिट जो किसान के लिए है, तो उसमें इसी में किसान और एग्रीकल्चर यूनिट है, तो आप साइंटिस्ट को पूछो। जी सर, मुझे ये जरूरत है, ये क्या है, आज मिट्टी का परेशान है, तो पहुंचो, मेरा करके दो। वो रिजल्ट उसको देना ही पड़ेगा, आपकी बात उसको सुननी पड़ेगी। आपके लिए ये बैठे हुए हैं, समझो। हमारे वहाँ साइंटिस्ट जितने भी है, ये किसान के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें खुद वहां जाना
पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा हमारे लिए ये करना है, हमें ये सब्जी करनी है, सब्जी में कौन सी वैरायटी अच्छी है, सब्जी में कौन सी दवाइयाँ छांटनी है, और उसको पूछो, दुकान वाले को मत पूछो। दुकान वाला ये लोग ऐसे है कि धंधा करने के लिए तो सही आपको नहीं, उसका कमीशन जिसमें ज्यादा मिलता है ना, वही आपको परचेस करेगा। लेकिन को बता के उसको बोलो कि हमें ये करना है, तो सर आपकी आवाज कट कट के आ रही सर। हम आगे बढ़ेंगे। मैं पे हॉर्टिकल्चर सभी में मेरा कांटेक्ट कंटिन्यू कांटेक्ट है, जितनी केले की अच्छी खेत भी है। हाँ, तो उसी में अपने को फर्स्ट सर आवाज नहीं आ रहा क्या सर आपकी? तो अपना एक ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फर्स्ट प्राइज मेरा मुझसे हम करते गए, अभी भी नहीं आ रही। हेलो सर आवाज आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हम लोग को सर सुनना चाहिए, इसलिए सर थोड़ा नेटवर्क वाला देख लीजिए सर। नेटवर्क मेरा फुल है, 4G चल रहा है। फुल है नेटवर्क। तो थोड़ा सा आवाज कट कट के आपकी आ रही सर। दूरी बना लेते हैं तभी होती है। आज मेरा कम्प्लीट है। इनका बैंड विड्थ जो है लो हो जाता है बार बार सिग्नल का। अरे वो सर ऐसे हो गई। हाँ, अब सुनाई देता है? सर आवाज अभी हल्की, हाँ अब आ रही सर। आ रही है ना? जी जी बोले बोले सर। हेलो, अब मैं कहा था सर आवाज हेलो। हेलो जी बोले सर, बोले 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 सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि किसान को यूनिवर्सिटी का सबका संपर्क करना चाहिए, साइंटिस्ट का संपर्क करना चाहिए। जी तो जी सब्जी करता है तो सब्जी वाले साइंटिस्ट को मिलना चाहिए, खुद उसको वो सब मैनेज करना पड़ेगा। जी सर मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वो उसी तरह से किसान अच्छी उसकी फसल भी पका सकता है और मार्केटिंग भी कर पाता है। आप समझो कि हम कहीं भी अपना बंच तैयार होता है तो रखते थे, उसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिलता था, तो उससे हमें क्या होता है कि भाई हमारा वेट इतना आता है, क्वालिटी अच्छी है, हमें फर्स्ट प्राइज मिला है, तो आगे उससे भी हम अच्छा काम करें। तो आज समझो कि कोई भी हमें कुछ भी करना है तो ये गवर्नमेंट में साइंटिस्ट है, सब लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले बैठे हुए हैं, तो उसके साथ में मिलके हमें आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से किसान को करना पड़ेगा और करना चाहिए। और छोटी छोटी जमीन वाले को समझो कि सब्जी वाड़ी है, वो कुछ भी करके उसको खुद माल तैयार करके खेतों में बेचना चाहिए। इसी तरह से वो दो पैसा ज्यादा भी कमा पाते हैं। और बताइए। बस सर हमने आपसे बात कर ली, हम चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बताए सर। हाँ केतन सर, मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहता हूँ। आरके वर्मा फ्रॉम रायबरेली। मैं गुजरात में भी काफी टाइम था, अहमदाबाद में। तो सर मेरा ये है कि अभी मैंने 6 एकड़ लैंड लिया है और वो लैंड सेमी ओसर है। तो उसको कुछ फसल जैसे कुछ धान गेहूं लोग कर देते थे, लेकिन कुछ उसमें ज्यादा अच्छा होता नहीं है। तो हमें उसको डेवलप कराना है, और डेवलप कराने के बाद फिर हमको उसमें किस क्रॉप्स में जाना चाहिए कि धीरे धीरे जो सॉइल का है उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और उसका कुछ ट्रीटमेंट कराने की जरूरत हो। तो इस तरह और कौन सी फसल उसमें इनिशियली स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि बेनिफिशियरी भी रहे। पानी सही है? हाँ पानी की सर कोई दिक्कत नहीं है। पानी का जो टीडीएस है वहां पर वो 500 to 600 के बीच में है। रॉ वाटर का। आपकी जमीन कितनी है जी? वहाँ लैंड कितनी है? नहीं, जो मैंने लिया वो 6 एकड़ लिया है, बाकी तो लोगों की लैंड वहां पर है। वो किसी की लैंड थी थोड़ा उपजाऊ नहीं थे, वो आउटसाइड रहते थे, तो फिर उन्होंने सेल कर दिया, तो मैंने परचेज कर लिया। तो बेसिकली मैं उसको कुछ डेवलप कराना चाहता हूँ, इसलिए आपसे एडवाइस ले रहा हूँ। नहीं सही है, सही है। आप जमीन में जितनी भी आपकी 6 एकड़ या जो भी जमीन है उसको आप एक बार लेवलिंग 5 एकड़ है तो लेवलिंग करवा दो एक बार आप। नहीं लेवलिंग है सर, दैट इज स्टेबल लैंड। स्टेबल है तो बढ़िया बढ़िया।
तो उसी में आपके वहाँ जो रायबरेली में आसपास में कौन सी फसल होती है? सर वहां पर गन्ना होता है, धान होता है, गेहूं होता है, आलू, टमाटर, जो बाजरा, फसलें तो सारी होती है सर। और मिट्टी रायबरेली में मोस्टली दोमट है और सिंचाई के साधन में नहर है और कुछ लोग ट्यूबवेल भी कर लेते हैं। बट ये जो जमीन है इसको कोई देख रेख ठीक से करने वाला नहीं था, तो ऐसे हो गया। बेसिकली जिनकी लैंड थी तो वो आउटसाइड रहते थे, फिर वो सेटल हो गए, तो यहाँ उन्होंने सेल कर दिया। तो मुझे थोड़ा तो केला लगाओ ना उसमें, केला करना पड़ेगा। केला लगाओ ना, केला उसमें, केला, हाँ केला लगाओ। सर एक थोड़ा और उसमें प्रॉब्लम है कि उसके करीब 1 किलोमीटर के आसपास से नहर जाती है, तो वहां की जो मिट्टी है वो शुष्क नम रहती है। हाँ, एक्चुअली मैं राहुल जी से लखनऊ में आके भी बात करने वाला था, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने कहा यही अपनी बात जो है रखूं, तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस मिलेगी। नहीं केला करो ना, केला उसमें केला सही रहेगा। तो सर इसके लिए जो उसकी जो लैंड है उसकी कुछ लेयर हमें पूरे की निकलवा देना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करके कराएं या कि उसी पे चालू करा दें? नहीं उसी में, उसमें क्या करना है, आपकी जमीन तो लेवलिंग वाली है, हाँ, दैट इज टेबल लैंड सर, नो इशू। हाँ, तो उसी में आपको कंपोस्ट किया हुआ खाद डालना है और कंपोस्ट किया हुआ खाद डाल के हमें फसल पकानी है, उसमें केला लगा देना है। और उंडी उसमें क्या है कि जमीन की उसके अंदर उंडी खेड़ करनी है, मतलब प्लाविंग करना है ऊंडाई वाला। सब सोइलर जैसा आता है ना, तो जमीन जैसे फाड़ देता है इधर उधर दोनों तरफ से, ऐसे प्लाविंग करके या सब सोइलर लगा के हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसे होल कर देना है। सर तो जमीन अपनी सॉफ्ट बन, प्लाव होता है अपने यहाँ यूपी में, प्लाव बोलते हैं। जी जी जी, खाद भर के प्लाविंग करके हमारी मिट्टी को, जमीन को झोल कर देना है, सॉफ्ट बना देना जी। और उसी के बाद आप कल्टीवेटर लगा के उसको 6x6 की दूरी पे आप प्लांटेशन कर दो केले का। ठीक है, आपको एक बार ऐसा हो तो 1 एकड़ भी लगा दो, तो आपको समझो कि समझ में आया कि हमारी ये केले की फसल अच्छी होती है और तो हम आगे ज्यादा हम कर पाएंगे। तो फिर स्टेप बाय स्टेप पे इंक्रीज करते जाएं। हाँ, ये हो सकता है। दूसरे क्रॉप तो कैसे आलू है, तो आलू तो सीजनल पाक है, 3 महीने का कट ऑफ है, तो उसमें तो समझो कि हमने आलू लगाया तो दूसरी जमीन में आप आलू करो और उसी में समझो कि आप केला लगाओ, तो आपको दोनों में फर्क आ जाएगा। फिर हम समझो कि आलू वाली जमीन में अगले साल में केला करना चाहे तो भी कर पाएंगे। ये 2-3 डिफरेंट क्रॉप्स लगा करके एक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किसमें बेटर रिजल्ट आते हैं, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करें। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। वो सही है। एक्चुअली सर मेरा बेटा एग्रीकल्चर इंजीनियर से बीटेक कर रहा है, तो बस अभी उसका नेक्स्ट ईयर फाइनल होने वाला है, तो वो कुछ राहुल जी को देख करके थोड़ा उसके अंदर इंस्पिरेशन आ रहा है, तो उसी के लिए हम थोड़ा आगे कर रहे हैं, तो अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं सही है, बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कोई साथी क्वेश्चन करना चाहते हैं सर? हेलो, किसी का क्वेश्चन ना हो तो मेरा दिखाऊं आपको जो गाय का? दिखाइए फॉर्म दिखाइए। हाँ बिल्कुल कहते सर दिन भर फॉर्म पे ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, ये सर अपनी डेयरी दिखा रहे हैं। ये आपके पास साहिवाल और गिर गाय हैं यहाँ पे।
हेलो केतन सर, हेलो। हेलो। हेलो केतन सर, आ गए आप? सर आवाज आ रही सर? केतन सर आवाज आ रही है? हेलो सर, आपका म्यूट है। केतन सर आपका म्यूट है सर। हाँ 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 बताइए, हो गया? अब हो गया सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले सर। हाँ पूछो। अच्छा मनोज जी पूछेंगे। मनोज जी आपका म्यूट है, आप बोलें जी मनोज जी। थैंक्स। राहुल जी ठीक है, ज्यादातर मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, सुनने बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। अनुभव लोग हैं। लेकिन मेरा मतलब ये था पूछने का कि आप लोगों ने केले पे ज्यादा ध्यान दिया, केले पे ज्यादा बात करी, और जैसे कि आपने एक चीज कही थी कि यूपी के अंदर किसान बहुत छोटा है, कम जमीन है, तो उसी के रिगार्डिंग उस क्वेश्चन को मैं आगे करता हूँ कि उसी चीज में हम ऐसा क्या कर सकें, क्योंकि केला तो 1 साल का, जैसे बताया, नुकसान भी हो सकता है, सब कुछ है, तो और हम ऐसी कौन सी क्रॉप लें जिससे हम बेनिफिट ले सकें कम जमीन के अंदर। क्योंकि हम आजकल यूट्यूब पे देखते हैं, किताबी ज्ञान इतना आता है कि वो उसने इंजीनियर बाहर से छोड़ के आ गया, खेती में लग गया, उसने इतना कमाया, उसने बहुत सब चीज़ आती हैं किसान को डिस्टर्ब करती हैं। हालांकि मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हूँ, मैं इस समय आप देख पा रहे हो मैं एप्पल में जॉब करता हूँ, मैं भी आईफोन्स के अंदर हूँ, लेकिन इच्छा नहीं करती है, मन करता है कि हाँ मेरे पास भी खेती है, मैं भी इस चीज को मतलब कि मार्ग से दिल लगा हुआ है उस मिट्टी से। तो ऐसा और क्या हम कर सके। मैं कन्नौज जिले से हूँ, वैसे बता दूं, यूपी से, कन्नौज जिले कानपुर के पास पड़ता है। तो उसमें हम ऐसा और क्या करें केले को छोड़कर कि जो हम अपने इनकम को इम्प्रूव कर सकें। प्लीज सर हेल्प करें। मनोज जी, केतन जी ने इसका जवाब दिया था, शायद आप पूरा सुन नहीं पाए। उन्होंने बताया था कि केला हम इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक से साल 14 महीने की क्रॉप होती है, उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर ने ये बताया था कि हम सब्जियां लगा सकते हैं। और उन्होंने अपने यहाँ का एक उदाहरण दिया था कि इसके पास शायद एक बिस्से भी कुछ ऐसा बताया था जमीन है, तो वो कैसे अपना सब्जी खेती करके पैसा कमा रहा है। सब हाँ, बाकी अगर सर और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। बाकी सर या तो मैं केतन जी से पूछ लेता हूँ सर, सब्जी के अलावा सर कुछ सब कोई हो तो बताएं सर इनको। नहीं सब्जी तो ठीक है, नहीं सर सब्जी तो ओके है, मैं केले को ही छोड़ के करता हूँ, सब्जी तो मेरे को ठीक है समझ लेता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे था, क्योंकि मैं आपके साथ फादर हैं रामचंद्र वर्मा जी। जी जी जी। आज से नहीं, मैं काफी टाइम से उनके वीडियोस भी देख रहा हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम केले नहीं लगाते हैं तो सब्जी में हम अपने यूपी के अंदर हम सब्जी में ऐसी कौन सी क्रॉप लें, चाहे वो टमाटर हो या चाहे तरबूज हो या कोई भी हो, आपका सजेशन से आप अपने सजेशन से क्या सजेस्ट करते हैं कि जो मतलब कि इनकम भी अच्छी हो और रिस्क भी कम हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए सर, एक्चुअली ये है कि सब्जी जो मान लीजिए अभी बरसात में सब्जी है, अभी जो हम लगा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल सी बात है जो कर रहे हैं, तो उसमें हमने तुरई, लौकी, कद्दू और भिंडी, करेला ये सब लगा रखा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात में थोड़ा रेट अच्छा मिलता है, बस उसके लिए बीमारियां ज़्यादा होती हैं और उसमें प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, वायरस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उससे अगर बचा ले गए तो कर ले जाएंगे। और सब्जी का एक्चुअली होता है, जैसे सर ने मार्केटिंग का बताया कि अगर आप मंडी में बेचेंगे तो आपका मार्जिन कम होगा। अगर डोर टू डोर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि डोर टू डोर बेचने के लिए ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं कि सीधे हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो उसमें जैसे सर ने एक डिफरेंस भी बताया कि
जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रेट होता है कितना डिफरेंट होता है, और बीच में लोग उसका फ़ायदा ले जाते हैं। तो सब्जी सभी अच्छी होती है, बस कल ये होता है कि अब उसमें ये करना है कि आपको क्वालिटी पैदा करनी है और सीड का सिलेक्शन अच्छा करना है। और कौन सी सब्जी में कौन सी सीड बोएं, वो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कभी भी पूछ सकते हैं। हम आपको सीड प्रोवाइड करा देंगे और वैरायटी का नाम बता देंगे कि कौन सी वैरायटी आप लगाइए अपने यहाँ पर। और क्योंकि हमने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग सब्जी लगाते हैं जिनका बहुत कम या ना के बराबर फायदा होता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग भी जानने वाले हैं जो अच्छा फायदा कमाते हैं। क्योंकि उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो सब्जी सभी ठीक है, बस के लिए उसमें ये देखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। जैसा कि केतन सर ने बताया था कि मार्केटिंग कैसे करें या कैसे असफल से सफल किसान बनाया जा सकता है, उसमें उन्होंने कवर किया था। तो हमारी बात यही है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ हो सकता है। और सब्जी सभी लोग खाते हैं, बस के लिए आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि जैसे हरी सब्जी है, लौकी, तुरई, कद्दू, बैंगन, भिंडी, ये सब तो सभी लोग खाते हैं। इनका रेट भी हमेशा अच्छा रहता है, तो इसको किया जा सकता है। बस के लिए है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, और मार्केटिंग की कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे कम कर सकते हैं, और यही सब बातें हैं जिसको इसमें करके जरूर लाभ मिलेगा, उसको किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई सर कुछ पूछना चाहेगा क्वेश्चन? राहुल जी, मार्केटिंग के लिए जैसे एक समृद्धि ब्रांड है सब्जी का, कौशलेंद्र कुमार बिहार जो IITN है ना, जी जी जी, तो अपने यहाँ नहीं डेवलप हो सकता है कि जैसे लोग प्रोड्यूस करें और कोई इस तरह का एक हो ई-कॉमर्स का, और वहां पर हम लोग सारा भेज सकें? तो उतना मतलब, क्योंकि हर आदमी मार्केटिंग के लिए और उस नेटवर्क के लिए उतना ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाता है, या उतना ज्यादा उसको मार्केट में। तो प्लीज 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। जी बोले सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कुछ इस तरह का एक ई-कॉमर्स जो मार्केटिंग के लिए है, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह एक आप प्रयास करें, डेवलप करें कि लखनऊ में, जिससे जो छोटे छोटे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो सीधा उत्पादन करें और वहां पर भेज दें, और फिर जो भी ब्रांड है जिससे उससे सेल होना है, तो वो थोड़ा लोगों को इजी रहेगा। जैसे आप बाराबंकी में बैठे हैं, सुल्तानपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, रायबरेली हुआ, हरदोई हुआ, आसपास के उन्नाव के, कन्नौज के जो किसान हैं, उनको इजी रहे कि भाई लखनऊ में एक हमारा प्लेटफॉर्म है, गाड़ी से भरा और वहां छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि मैं, हाँ, कौशलेंद्र कुमार का मैं पढ़ रहा था समृद्धि का, तो उसमें उन्होंने वही किया है कि उसका एक हब बना रखा है मार्केटिंग का। तो उन्होंने तो ये भी किया है कि सीधा डोर टू डोर, मतलब जो फॉर्म टू फॉर्म सीधा कलेक्ट करते हैं। किसान का ये है कि उसको जो भी है काट के सब करके पैक कर दे, जो उन्होंने बताया है, और उसी में उनकी गाड़ी जाती है, ले आती है। तो कुछ इस तरह के डेवलपमेंट पे विचार हो सकता है क्या? मतलब जैसे कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी क्रिएट किया जाए और मार्केटिंग के लिए लोगों को एक इजी प्लेटफॉर्म मिल सके। तो जैसे अभी वो कन्नौज से भाई साहब थे कि भाई बेचने का क्या है और कैसे क्या है सारी चीजें, तो इस तरह की कुछ हो तो इसमें ज्यादा हेल्प हो सकती है, फिर और लोग जुड़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे बड़ी जरूरत आज की यही तो है। हर आदमी कर लेगा, लेकिन बेचना जरा कठिन काम है। हाँ, जैसे ही हम प्रगतिशील खेती की तरफ बढ़ेंगे, अगली जरूरत यही आएगी कि अब मार्केट चाहिए हमें। जी सर जी। और पेरिसेबल कमोडिटी है, वो हम तो उसको है, कोठी कोठरी में भर के रख नहीं सकते हैं, तुरंत हमें बाजार चाहिए। जी
जो बाजार है और जो मार्केट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ उस तरह इस दिशा में भी सोचने की तैयारी है कि भाई कोई एक मार्केटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म, और ये राहुल जी आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है और इससे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये एक बड़ी समस्या है और अनिल सचान सर ने जो बताया कि सर से भी हमारी फोन पे बात हो चुकी है जी और ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमने केतन जी से एक स्पेशल मार्केटिंग का क्वेश्चन भी पूछा जी और इसमें जो आपने सुझाव दिया है इवन मैं इस पे काम शुरू भी कर चुका हूँ राइट। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही ग्रो फार्म से ये सबको सुविधाएं मिल जाएगी मार्केटिंग की, क्योंकि प्रोडक्शन तो सभी लोग कर पा रहे हैं लेकिन मार्केटिंग सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स का भी कर रहे हैं और हम जो ऑर्गेनिक सब्जी कर रहे हैं वो भी डोर टू डोर के इंटेंशन से ही उसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा अभी जो आगे का प्लानिंग है या जो हम हमारी कोशिश है तो हम यही है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए ताकि किसानों को जो उनकी उपज है वो अच्छे दाम पे बिक सके और जो बिचौलिया उसका फायदा ले रहे हैं उसका मजा ले रहे हैं कम से कम किसानों को मिले उसका। तो मार्केटिंग पे ही हम आगे काम कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ उसका समाधान निकलेगा, कोई एक फॉर्मेट बना के आप सबके सामने आएंगे हम। और आपने राहुल जी बहुत छोटे पैमाने पे भी अगर हम लोग करें, बहुत छोटे पैमाने पे, तो लखनऊ की 2 या 3 सोसाइटी को हम लोग चुन लें बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें ना दें, शुरुआत में हम 2 या 3 जीन्स पकड़ लें कि ये चीजें हम आपको ऑन डिमांड फ्रेश सप्लाई करेंगे बिल्कुल। और उसी को फिर जैसे जैसे हमारा चैनल स्थापित होता जाए ऐड ऑन करते चले जाएं हम बहुत से आइटम। तो ये सबसे सरल अप्रोच रहेगी क्योंकि सोसाइटी चुनने से क्या होगा, एक ही जगह हमें 1000+ कस्टमर मिलेंगे और उन सबकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। तो जहां तक आपकी ब्रांड वैल्यू जुड़ जाएगी तो ये चीजें हमारे लिए आसान भी हो जाएंगी। तो आपको ही पहल करनी है। हाँ, फिर कुछ स्टोर टाइप हो जाएंगे तो कुछ इस तरह रहेगा। सही कर रहे हैं सचान सर। और पहले 4-5 ही प्रोडक्ट ले लो, कोई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेके चले हम लोग शुरू। हाँ, सेलेक्टेड कि भाई जिनका कंजप्शन ज्यादा हो, बिल्कुल मतलब डेली नीड में आते हो। बिल्कुल सही करें और सचान सर ने जो टारगेट मार्केट बताया है वो बहुत अच्छा बताया। हमारा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारी यही स्ट्रेटेजी है कि जो आपने बताया कि सोसाइटी को पकड़ने, क्योंकि लखनऊ में या कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत अच्छी मैटर नहीं करता कि कितने का सामान, मैटर ये करता है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे दें हम उनको। हाँ जी बिल्कुल, क्वालिटी क्या है। और वहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट में 2-2 3-3 लोग रहते हैं, सब्जी सभी लोग खाते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए हमने 2 अपार्टमेंट भी कर लिया और सभी को सब्जी अच्छी मिल रही है, अच्छे रेट में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो लेते ही होंगे। तो अगर हमसे ले लेंगे और हमको एक जगह मार्केट मिल जाएगी, हमका ट्रांसपोर्ट खर्चा कम आ जाएगा। तो एक अच्छा ये स्ट्रेटेजी है, उसको बनाने के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं और इसी कोशिश में लगे हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान इतनी जल्दी किसी के पास मिल नहीं पाता और समाधान इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, लेकिन इसको एक ऐसा स्वरूप दिया जा सकता है ताकि कम से कम जो बिचौलिए फ़ायदा ले रहे हैं ताकि वो उनको न मिले। और इसके लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एक लीगली प्रोड्यूसर कंपनी बनती है, उसी इंटेंशन से इसे बनाया जाता है। इसमें कि आप मार्केटिंग सारे काम कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है इसमें। तो अपनी ग्रो फार्म टेक प्रोड्यूसर कंपनी भी है, तो उसमें हम इसी माध्यम से करना चाहते हैं कि मार्केटिंग की समस्या हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो किसान मेहनत करके किसी तरीके से कर लेता है लेकिन मार्केटिंग वो नहीं कर सकता है। तो मार्केटिंग में समस्या ये होती है कि किसान खेत में काम करेगा तो मार्केटिंग करने कब जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो भी नहीं सकते हैं जो छोटे किसान हैं। तो उसके लिए एक टीम वर्क है और एक अच्छा इसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि कैसे सप्लाई होगी। तो एक ये बिजनेस माइंड ही इसमें कुछ किया जा सकता है, किसान जो छोटे किसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा कि कलेक्शन पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि छोटे किसानों से एकत्र करके कैसे हम एंड कंज्यूमर तक ले जा सकते हैं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और सचान सर से एक बार बात भी हो भी चुकी है और आप लोगों से बार बार सलाम लेते रहेंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस पर। चलिए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। केतन सर ऑनलाइन है सर? हेलो केतन सर, हेलो केतन सर, हेलो। हाँ जी।
हाँ सर, हम लोग एक्चुअली चर्चा कर रहे थे तो फिर आपकी तरफ थोड़ा मुड़ गए हम। आप नहीं, मैंने सुना था। अच्छा अच्छा, सुना। बाकी सर जो हमने बोला है उसमें अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहें तो सर बता दें सर, कुछ सही करना नहीं चाहें। वो सही है। अच्छा अच्छा, तो और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है सर? आपने जो सोचा है वो सही है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग के केतन सर से बात होती है, लेकिन हमें पता है कितना उन्होंने हम लोग को महत्वपूर्ण समय दिया है। और एक्चुअली और हम लोग का ये है कि कभी भी बोलते हैं सर तुरंत तैयार हो जाती है, हम लोग की अच्छी बात होती है। और बहुत अच्छा सेशन रहा है ये, और ये जो सुनेगा उसका फायदा ही होगा मुझे लगता है। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सत्यम जी जी। चलिए, नहीं मुझे लगा, मैं पहली बार ये एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो बस अभी सुन ही रहा हूँ सर। जी जी, अगर आपको सर सत्यम जी अगर खेती बारे में बात करना हो तो पूछ सकते हैं। केतन जी ऑनलाइन है सर, इसमें अगर पूछना हो तो नहीं, आपको। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन आप जैसा कि हमारी आपकी कल मुलाकात हुई थी, और ये है कि आने वाले दिनों में मेरे पास भी कुछ जमीन है छोटी मोटी, बाकी ये है कि जब मिलेंगे तभी बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस फील्ड में शायद अभी इंटरव्यू मैंने नहीं की है, हाँ एज यू नहीं, नो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो केतन जी ने बहुत महत्वपूर्ण समय हम लोग को दिया है, क्योंकि सुबह केतन जी का घर से फार्म 14-15 किलोमीटर कार से जाते हैं। बिल्कुल अफसर वाला काम है, सुबह निकलते हैं अफसर से, लेकिन जब फार्म पे पहुंचते हैं तो किसान के रूम में आ जाते हैं, कपड़े पर पहन लेते हैं। फार्म पे भी रुकने की व्यवस्था बना रखी है, तो सुबह से लेकर शाम तक सर फार्म पे रहते हैं। और जैसे आप फोटो भी लग रहा होगा कि हाँ मेहनत कितना कर रहे हैं गर्मी में, क्योंकि गुजरात में गर्मी भी बहुत ज्यादा, यूपी से बहुत ज्यादा पड़ती है वहाँ पे। तो केतन जी गुजरात में कहाँ से हैं, किस जगह से? आनंद डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, आनंद नहीं मैं महसाना जाता रहता हूँ काफी मैं। तो वो भी इतना दूर नहीं है, पास में ही है। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण समय दिया है। तो और एक्चुअली ये है कि अब ये हमारा पहली वेबिनार थी, और केतन सर ने इतना अच्छा बता दिया है कि हमें लग रहा है कि काफी हद तक इसमें समाधान हो गया है बातों का, और काफी डिटेल में बताया। एक्चुअली समस्या ये बात होती है कि किसानों को पता होता है, लेकिन कैसे अपनी बात को कहें ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसानों के साथ में। लेकिन केतन जी ने बता दिया है, वो अच्छी बात है। और सभी लोग को अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया। और केतन सर आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, क्योंकि केतन सर केला कट भी रहा है, और क्योंकि उसमें लेबर भी लगते हैं तो देखना पड़ता है। लेकिन मैंने सर से बोला था तो सर आए, 1 घंटा ज़्यादा समय हो रहा है, सर ने समय दिया, और आप सभी लोगों ने समय दिया। अगली बार हम फिर वेबिनार करेंगे, और इससे अच्छा एक फॉर्मेट बना के आप लोगों से सुझाव लेके करेंगे, और केतन सर को फिर बुलाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जो सर ने आज बात कही वो और लोगों तक पहुँचे इसकी बात। और बहुत अच्छी बात है, और शायद ही बहुत इंस्पायरेशन बात बोला कि सर कि कैसे उन्होंने जीरो से लेके आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पहले पैसा नहीं थे, आज तो आज गुजरात में चले जाइए तो जैसे एयरपोर्ट पर उतरिए तुरंत केतन पटेल से बोलिए तो सबको पता है केतन पटेल जी कौन है। और मतलब हमने ये फील किया, हम जानते हैं, आप गुजरात में किसी जाइए तो केतन पटेल जी को जरूर जानता होगा हम। और बाकी गवर्नमेंट में तो सभी लोग याद करते ही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो केतन सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों ने बहुत समय दिया। बहुत अच्छा वेबिनार सेशन रहा, और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और एक अच्छी वेबिनार रहा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और केतन सर आपका खास कर धन्यवाद, क्योंकि हमको पता है मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो इस कार्य कर रहे हो उसी में आपका ही रोल है, और जो आप काम इस उम्र में आप जो इस आपने काम लिया हुआ है, तो आपने सोचा है, सही सोचा है, और उससे समझो कि आने वाले यंगस्टर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आपने इतना वेबिनार करने से कि किसानों को जागरूक होगा, और जागरूक किसान खेतीबाड़ी करने में दिक्कत आती है कि किसान को लगता है कि मुझे खेती में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि खेती के बिना कोई ऐसा धंधा नहीं है कि किसान को ऐसा कर रहे हो। यूपी के लिए आप ऐसे धन्यवाद हो कि किसानों को सब एक जागरूक होके आगे बढ़े। नहीं काम आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसान और टूट जाते हैं किसान, आप समझो कि कोई भी फसल पकाते हैं कुछ मुनाफा नहीं होता है, किसान टूट जाते हैं। लेकिन उसी ऐसे वेबिनार से किसान जागरूक होते हैं
और जागरूक होने से वो अपनी खेतीबाड़ी अच्छी कर पाते हैं, मेहनत करने में लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सिटी में रहना चाहिए, नौकरी धंधा करेंगे, खेती में कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खेती में जितना है इतना किसी में भी नहीं है। तो वो जागृति लाने में आपका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। नहीं सर, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और खासकर आपका आशीर्वाद है, जो आपके सपोर्ट मिलता रहता है तो एक ऊर्जा बनी रहती है कि कोई दिक्कत होगी तो आपको हम साथ लेंगे, आपका सहयोग नहीं, कभी भी याद करो, मैं हाजिर हूँ, कभी भी याद करो, मैं हूँ। नहीं वो हमें देखने मिल भी रहा है, तो अभी बहुत अच्छा लगा और आपने सबको बहुत सी जानकारी दी सर। और हमारा प्रयास रहता है कि अगर हमको कोई जानकारी है दूसरे लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है, अगर हमारे संपर्क में कोई है अगर उसको अच्छी जानकारी है तो उसकी बात किसानों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हम किसान, सभी लोग किसान परिवार से खेती करना काम है, तो अब उसी को कैसे अच्छा बनाया सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अब उसी को अच्छा बनाना है और कैसे बनाना है वो सभी लोग मिलकर बना सकते हैं। तो अगर किसी को कोई हाँ, अगर किसी को जानकारी होती है, आदान प्रदान, क्योंकि किसी भी कोई फायदा होता है तो सबके लिए अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि उसमें अच्छी बातें सुनने मिलती हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आर के वर्मा जी हैं, शशांक सर हैं, सत्यम जी हैं, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।